हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ पर आपका केवीएस के अंदर जो ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है उस पर आधारित जो है हम लोग यहाँ पर ईवीएस के एनसीईआरटी आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी ये जो क्लास होती है डेली जो है 11 AM पे चलती है, तो आप लोग जो है बिना कहे यानी कि बिना यूट्यूब के नोटिफिकेशन के भी क्लास में आ जाया करिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिर्फ हमारा जो है आज भर का दिन है और 21 तारीख से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो जुगाली करते हैं, मतलब कि जो आपने गाय भैंस वगैरह देखी होंगी, तो ये लोग क्या करती हैं, जो आपका भूसा वगैरह होता है इसको खा लेती हैं। फिर उसके बाद में जब ये आराम करती हैं तो धीरे धीरे मुँह चलाती हैं। वही जो मुँह चलाना होता है वो जुगाली करना कहलाता है। और यही जो जानवर जुगाली करते हैं तो इनके मुंह से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है। जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है। सभी साथी आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात आती है जुगाली करने वाले पशु के मुंह से निकलने वाली गैस की, तो ये है आपकी मीथेन गैस। कौन सी है? मीथेन गैस। आई थिंक आपको पेन विजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस की, मान लीजिए अगर आपसे ये ना देकर के क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक चार्ट के माध्यम से सारी ग्रीन हाउस गैसों को दोबारा से लिख लीजिए। देखिए, अगर हम लोग पहली ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं वो तो होगी आपकी जलवाष्प। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। देन यहाँ पर कौन सी बन जाएगी, तो एक आपकी बन जाएगी ओजोन। कौन सी बनेगी? ओजोन हो जाएगी। उसके बाद कौन सी बनेगी, तो ये हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है यह भी आपकी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ठीक है। क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और कौन सी होगी आपकी, तो मतलब याद कर लीजिए ऐसे ही चाहे तो, जैसे कि मेरे को लगता है 4 ये होगी, 2 ये होगी, 6 होगी ना। काफ़ी सारी गैसेस हैं आपकी, CFC है, HFC है, तो बहुत सारी गैसेस हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है। किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? यूर्त कहलाता है, एस्किमो कहलाता है, राठवा कहलाता है या फिर मोरू कहलाता है। सभी साथी प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को टिक करेंगे। और ये आपका एनसीईआरटी के अंदर ही प्रश्न दिया गया है, वहीं से ये उठाया गया है। अब आप लोग बता दीजिए कि जो आपकी किर्गिज जनजाति है इसका जो ग्रीष्मकालीन आवास है वह क्या कहलाता है। और जल्दी से एक काम और कर दीजिए, क्लास को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी साथी नहीं आए हैं वे सभी लोग जल्दी से आ जाएं क्लास में। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा पहला वाला विकल्प यानी कि यूर्त। किर्गिज जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होगा वो कहलाएगा यूर्त। एस्किमो तो आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में, तो इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर युगांडा है। तो जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा बन गया है। विकल्प सही हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरा वाला, अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? यानी कि जो आपका नागालैंड है इससे कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तीसरा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। आंसर करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा।
सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए और सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर क्या बनेगा? देखिए, नागालैंड के साथ आपका असम भी सीमा साझा करता है, मणिपुर भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। नेक्स्ट इधर भी मणिपुर दिया गया था। तो आंसर जो है यहाँ पर चौथा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है, कह रहा है कि उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो आपका उत्तर भारत है वहाँ पर जो बाढ़ की घटनाएं होती हैं वो अक्सर होती रहती हैं, तो इनके बढ़ने का मुख्य कारण क्या माना गया है? अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में कमी हो गई इस वजह से, या फिर अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हो रही है इस वजह से? तीसरा कह रहा है पहला और दूसरा, यानी कि दोनों ही कारण जो बताए गए हैं दोनों ही सही हैं। चौथा कह रहा है कि सिर्फ दूसरा वाला ही सही है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, फिर उसके अंदर आंसर करिएगा, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है और उसके विकल्पों को भी थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो हो सकता है कि बहुत से साथियों का आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात आती है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण की, तो ये जो होगा आपका अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। यानी कि जब जो आपके अफवाह क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में आप लोग वन को काट देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पर पानी भरेगा और वहाँ पर बाढ़ जैसी घटनाएं होनी है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला विकल्प है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सेम ही है, तो यहाँ पर चाहे इसको लगा लीजिए चाहे इसको लगा लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्या कह रहा है कि उन वनों को क्या कहा जाता है जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं? विकल्प क्या बताए गए हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, टैगा वन, या फिर मैंग्रोव वन। सभी लोग आंसर कर देंगे कि जो आपके चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं ऐसे वन क्या कहलाते हैं? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर पसंद आ रही है क्लास तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए, आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं बनेगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी नहीं बनेगा, टैगा वन ये भी नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? जो चौथा वाला है, यानी कि मैंग्रोव वन जो है, ये चक्रवात जब आते हैं आपके तो उनके अवरोधकों का कार्य करते हैं, यानी कि उनको रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात अगर यहाँ पर आती है मैंग्रोव वन की, तो 2-3 चीज़ें इनके बारे में याद रख लीजिएगा। बाय द वे, अगर पूछ लेता है कि इनके बारे में आपसे कुछ और प्रश्न बना दे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक बात तो आपको याद रखनी है कि जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको याद रखिएगा, इनको अनूप वनस्पतियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनूप वनस्पतियां। ध्यान रखिएगा, ये इनका परिवर्तित नाम है। अनूप वनस्पतियां जो हैं यह इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है आपको कि मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? अनूप वनस्पतियां कहा जाता है। अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है आपको मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको सर्वाधिक सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और भारत के अंदर अगर आपसे पूछता है कि कौन कौन से राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे, एक तो हो गया आपका केरल के अंदर जो बैक वाटर है उसके अंदर मिलेंगे देखने को, दूसरा तमिलनाडु के पिचावरम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या याद रखना है, भारत में अगर सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का उदाहरण आपसे पूछेगा तो वहाँ पर जो सुंदरवन है वो आपका सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहलाता है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर भी शामिल किया गया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वां देखिए क्या कह रहा है, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बना करके अपने अंडों को देते हैं? एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में। तो सभी लोग आंसर करके बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा।
तो देखिए, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछता है कि कौन से महीने में पक्षी जो है घोंसला बनाकर अपने अंडों को देते हैं, तो यह हो गया आपका अप्रैल के मंथ में सर्वाधिक मात्रा में पक्षी वगैरह जो है घोंसले बनाते हैं और उसी सीजन में अपने अंडों को देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8वां देखिए क्या कह रहा है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए कि आपको जो ध्रुव तारा है यह किस दिशा में दिखाई देता है, और आपको ये भी बताना है कि जो आपका ध्रुव तारा है इसको और किस नाम से भी जाना जाता है। तो जिन्हें भी अगर पता हो इस प्रश्न का उत्तर तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए सभी लोग। देखिए, अगर ध्रुव तारा की बात आती है तो ध्रुव तारा जो है आपका ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अगर इसका यहाँ पर ध्रुव तारा ना देकर के और कुछ पूछता है तो इसके दो नाम और भी हैं। तो पहला आप लोग क्या याद रखेंगे यहाँ पर? लोड स्टार। क्या नाम याद रखना है आपको? लोड स्टार भी इसे कहा जाता है। उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोलारिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलारिस। क्योंकि ये ध्रुव जो आपका क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलता है, जिसके नाम पर जो है इसे पोलारिस कहा जाता है, यानी कि पोल पर। ठीक है, चलते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ये पूछना है कि आपका ध्रुव तारा, मान लीजिए जिन्होंने नहीं देखा होगा तो आप लोग जो है 10 बजे के बाद जो है आप लोग इस तारे को देख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार होता है, वही आपका ध्रुव तारा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 10वां आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में मानव शरीर में धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? वसा के कारण, विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण या फिर मिनरल्स के कारण? आंसर करेंगे सभी लोग। तो देखिए, अगर शरीर में आपके धीमे धीमे वृद्धि हो रही है या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो उसकी कमी का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो हो जाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो आंसर यहाँ पर जो है आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आ गया। कह रहा है कि निकोटिन किस पादप का प्रमुख एल्केलॉइड है? भांग का है, तंबाकू का है, अफीम का है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था। निकोटिन जो है ये किस पादप का प्रमुख एल्केलॉइड है? तो ये जिसका एल्केलॉइड है वो है आपकी अफीम। किसका है? अफीम, जिसे जो है हरे सोने के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन गोल्ड भी इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 12 आ गया है। कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन है? मेलामाइन है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है या फिर बैकलेट है? आजकल गूगल इतना एडवांस हो गया है कि देख लीजिए हिंदी में भी इंग्लिश की टाइपिंग कर दिया है। अब आइए यहाँ पर प्रश्न की ओर। पहली बात तो ये जान लीजिए कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं आपके जो कि आप लोग अगर उन्हें गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर क्या होते हैं? पूरी तरह से गल जाते हैं और आप उन्हें जो है दोबारा से फिर से कोई ना कोई आकार दे करके उन्हें बना सकते हैं। तो ये होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है। तो देखिए, मेलामाइन नहीं होगा आपका, पॉलीथीन बिल्कुल, पॉलीथीन जो है आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। टेफ्लॉन भी नहीं है, ना ही आपका बैकलेट है। देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेलामाइन के बारे में और बैकलेट के बारे में, तो ये दोनों ऐसे हैं जो कि आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है इसके उदाहरण हैं। किसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, लिख लीजिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ये जो हैं उदाहरण माने जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता है टेफ्लॉन के बारे में, टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन जो होता है ये तेल और पानी से कभी भी नहीं चिपकता है। किससे? जो आपका तेल होगा और पानी होगा, इससे ही कभी भी ये प्लास्टिक नहीं चिपकती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13वां देखेंगे। कह रहा है कि शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव की प्रकृति का, मानव शरीर की संरचना का या फिर मानव शरीर की गतिविधि का? चौथा कह रहा है कि मानव अंगों की क्रियाओं का। आंसर कर दीजिए सभी लोग
कि आपका जो मनुष्य की शरीर रचना का विज्ञान है, इसके अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये जो दूसरा वाला विकल्प होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि मानव शरीर की संरचना का जो है अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा है? वर्तमान की स्थिति पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। किसकी? वर्तमान में स्थिति क्या है इनकी? स्थिर है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर इनमें से सभी? बता दीजिए कि भारत में प्रेजेंट टाइम में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा हो गया है। और एक बार जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए प्लीज़। अब तो एग्ज़ाम आपका सर पे है, तो आप लोग तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान की, तो लगभग ये आपका जो है घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क जो है आपका मशीनों के द्वारा ही किया जा रहा है, जिस वजह से अब लगभग कृषि आपकी समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा था? 15 है ये। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को, 5 जून को, 22 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को? सभी लोग आंसर करके बता देंगे। बाकी तिथियों का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बताइए पहले तो प्रश्न का उत्तर कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या बनेगा? ये तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। कह रहा है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है, पिसिकल्चर कहा जाता है, ओलेरीकल्चर कहा जाता है, या फिर एपीकल्चर कहा जाता है? तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि जो फलों का अध्ययन है वह क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर फलों के अध्ययन की बात कर रहा है, तो फलों का अध्ययन कहलाएगा पोमोलॉजी। पिसिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें करते हैं मछली का अध्ययन। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका सब्जियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? जो आपकी सब्जियां होती हैं इसका अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं अगर एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर के अंतर्गत आपका मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कह रहा है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ की प्रसिद्ध है? गोवा की है, जम्मू कश्मीर की है, केरल की है, या फिर महाराष्ट्र की है? सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सरसों के तेल में पूछ रहा है फ्राई फिश, तो ये कहाँ की है? ये प्रसिद्ध है आपकी जम्मू कश्मीर की। और यहीं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ पर रोटियां जो है कहाँ से परचेज़ करते हैं? तो ये लोग परचेज़ करते हैं बेकरी से। कहाँ से? बेकरी से। अब यहाँ पर अगर नृत्य की बात करता है तो यहाँ पर जो है आपका राउफ सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर अगर मेले की बात करता है तो मेला कौन सा होता है? आप सभी लोगों को मैंने बता रखा है, मेला खीर भवानी। कौन सा? मेला खीर भवानी जो है यह यहीं पर होता है। बात करेगा अगर गोवा की, तो गोवा के बारे में आपको क्या याद रखना है? गोवा के अंदर लोग किससे फ्राई फिश खाना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर जो है नारियल के तेल में फ्राई फिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और गोवा में ही आपकी मंडवी नदी बहती है जिसके ऊपर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। केरल के बारे में अगर बात करता है तो केरल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो नृत्य किए जाते हैं, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया, कृष्णअट्टम हो गया, ये सभी जो हैं केरल के नृत्य हैं। और केरल के अंदर ही आपका क्या खाया जाता है? तो यहाँ पर खाया जाता है आपका टैपियोका। क्या खाया जाता है? टैपियोका जो है यह यहाँ पर खाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो आपका टैपियोका होता है
इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है कप्पा। कप्पा के साथ जो है इसे क्या कहा जाता है? कसावा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही नाम बहुत ही ज़रूरी है। महाराष्ट्र के बारे में हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के अंदर वर्ली जिला प्रसिद्ध है, वर्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है और वर्ली जनजाति भी यहीं निवास करती है। और महाराष्ट्र के अंदर आपका जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक तो हो गया आपका रासलीला, दूसरा हो गया लावणी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक असत्य कथन का उदाहरण है? यहाँ पर असत्य लिख लीजिए। असत्य कथन पूछा है आपसे, यहाँ पर कौन सा उदाहरण हो जाएगा? विकल्प क्या दिए गए हैं? कह रहा है कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है, चौथा कह रहा है विटामिन ई घाव भरने में सहायक होता है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद विकल्पों पे भी अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है। अगला विकल्प कह रहा है कि विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, तो ये भी सही है, ऊपर वाला भी कथन सही है। अगला कह रहा है विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा कह रहा है विटामिन ई घाव भरने में सहायक होता है, तो ये गलत दिया गया। विटामिन ई नहीं घाव भरने में सहायक होता है, बल्कि जो विटामिन सी होता है ये घाव भरने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, अगर बात करेगा विटामिन ई की, तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, जो कि आपका इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है। अगर इसके रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आपका आलमंड हो गया और मूंगफली हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, तो ये सभी जो है आपके विटामिन ई के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? विटामिन सी करता है, विटामिन के करता है, विटामिन ए करता है या फिर विटामिन डी करता है? तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा विटामिन डी। क्या बनेगा? अग्रदूत के रूप में आपका विटामिन डी कार्य करता है। आप सभी लोगों को पता है इसका रिसोर्स, जो सबसे मुख्य रिसोर्सेज है वह है आपका सनलाइट। कौन है? सनलाइट जो है इसका मुख्य रिसोर्सेज है। अब बात करता है विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है? तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स, जिसके अंदर बच्चे के हाथ पैर जो होते पतले हो जाते हैं और जो पेट होता है वो आगे की तरफ फूल जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है आपका रतौंधी रोग। जैसे कि आगे भी प्रश्न में आप लोगों ने देखा कि विटामिन ए जो होता है ये आंखों की रक्षा वगैरह करता है। विटामिन के की बात करता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से हो जाता है बांझपन। क्या होता है? बांझपन हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। ठीक है, कौन सा होता है? स्कर्वी। अगर विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करता है तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए की अगर रासायनिक नाम की बात करता है तो इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी की अगर बात करता है तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। तो ऐसे यहाँ पर सब चीज़ों को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20वां है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन है, राइबोफ्लेविन है, थाइमीन है या फिर बायोटिन है? सभी लोग आंसर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। तो आपसे यहाँ पर विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा था। सिंपल है, आंसर क्या बनेगा? तीसरा वाला, यानी कि थाइमिन। अगर बात करता है कोबालामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है आपका विटामिन B2। क्या हो जाएगा? ओह माफ़ कीजिएगा, इसका क्या बन जाएगा? ये होगा आपका विटामिन B12। क्या बनेगा? विटामिन B12। अगर राइबोफ्लेविन की बात करता है तो राइबोफ्लेविन जो है आपका ये विटामिन B2 हो जाएगा। बायोटिन की बात करता है तो बायोटिन आपका हो जाएगा B7। तो ठीक है, ये सारे भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें से आपका कोबालामिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देन उसके बाद आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा और फिर आपका यहाँ पर थाइमिन हो जाएगा। बायोटिन इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। तो देखिए, ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके NCERT आधारित प्रश्न थे।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है इनको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करेंगे कि क्लास भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।